हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भाषा और भाषा के अंग, जिसे अंग्रेजी में लैंग्वेज भी कहते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा वह विधि है जिसके माध्यम से मानव अपने मन के विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है। अर्थात जब व्यक्ति अपने भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों तक व्यक्त करता है, दूसरों तक पहुंचाता है, उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहा जाता है। इसे कथित या उच्चरित भाषा भी कहते हैं। उदाहरण, भाषण देना, बातचीत करना, साक्षात्कार, वाद विवाद, गाने सुनना इत्यादि। ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं, क्योंकि इनके द्वारा मनुष्य बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करता है। लिखित भाषा। भाषा के लिखे हुए रूप को लिखित भाषा कहा जाता है। भाषा का यह रूप स्थायी होता है, क्योंकि इसी रूप से ज्ञान और जानकारी को संग्रहित और संरक्षित किया जा सकता है। उदाहरण, साहित्य, पत्र, अखबार आदि। लिखित भाषा, जब मनुष्य लिखकर अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक व्यक्त करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये भाषा का स्थायी रूप इसलिए होता है क्योंकि इसके द्वारा हमारा ज्ञान और जानकारी संग्रहित की जा सकती है, संरक्षित की जा सकती है, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जा सकती है। जिस प्रकार साहित्य, पत्र, अखबार इत्यादि, इनके द्वारा मनुष्य लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और इन्हें हम लंबे समय तक संग्रहित करके रख सकते हैं। वैसे तो भाषा का एक और रूप भी है, जिसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इसके माध्यम से संकेतों के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान किया जा सकता है, लेकिन सामान्य व्याकरण में इसका अध्ययन नहीं किया जाता। भले ही इसके माध्यम से अनेक प्रकार के संदेशों का आदान प्रदान हो जाता है। सांकेतिक भाषा, जो व्यक्ति बोल और सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए सांकेतिक भाषा ही अपने विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम होती है। भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 हैं। ये भाषाएं हैं उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, बांग्ला, असमिया, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, सिंधी, उड़िया, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। ये 22 भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है, अर्थात सबसे पहले संस्कृत भाषा ही प्रयोग में लिखी या बोली जाती थी। हमारे पुराने महाकाव्य, रामायण, महाभारत, वे भी संस्कृत में ही लिखित हैं। राष्ट्रभाषा। देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, अर्थात वह भाषा जो ज्यादातर देश के लोगों में लोकप्रिय है, वहां पर बोली जाती है, लिखी जाती है, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में लाई जाती है, वह भाषा राष्ट्रभाषा होती है। और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में हिंदी ही हमारे भावों को या हमारे विचारों को व्यक्त करने का साधन है। राजभाषा। जिस भाषा में सरकारी कामकाज संपन्न होता है, उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे पंजाब की राजभाषा पंजाबी है और महाराष्ट्र की मराठी। अर्थात राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें सरकारी कामकाज होता है। ज्यादातर भारत के राज्यों में हिंदी में ही सरकारी कामकाज किया जाता है, इसीलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। परंतु कुछ राज्यों में वहाँ की भाषा को भी सरकारी कार्यालय में प्रयोग में लाया जाता है, इसीलिए वह भाषा उस राज्य की राजभाषा कहलाती है। जैसे पंजाब की राजभाषा पंजाबी है और महाराष्ट्र की मराठी। परंतु
जिस प्रकार मैंने कहा कि हिंदी जो है वो ज़्यादातर राज्यों में बोली जाती है, इसीलिए उसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के तौर पर स्वीकृत किया था। इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या है? राष्ट्रभाषा लोकप्रिय भाषा है पूरे देश की, और राजभाषा जिसमें सरकारी कामकाज किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। मातृभाषा। मातृभाषा का सामान्य अर्थ है माँ की भाषा। जो भाषा व्यक्ति बचपन में अपने परिवार और समाज से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो परिवार में वो पलता है, बड़ा होता है। परिवार के सदस्य उसके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, चाचा चाची या पड़ोसी जिस भाषा में बच्चे के साथ बात करते हैं वही बच्चे की मातृभाषा बन जाती है। बोली। किसी क्षेत्र में मुख्य भाषा से कुछ भिन्न भाषा को बोली कहते हैं, अर्थात भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, जैसे भोजपुरी, गढ़वाली, मारवाड़ी आदि। बोली का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि ये थोड़ी जगह पर ही बोली जाती है और समझी जाती है। उपभाषा। उपभाषा भाषा का छोटा रूप होता है। ये बोली से अधिक बड़े क्षेत्र में बोली और समझी जाती है। काव्य, नाटक, कहानी या अन्य साहित्यिक रचनाओं में इसका अधिक प्रयोग होता है। उपभाषा बोली से ज़्यादा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। ये ज़्यादा विस्तृत रूप है। बोली में काव्य, कहानी, रचना या साहित्यिक रचनाओं का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उपभाषा में साहित्यिक रचनाओं में इसका प्रयोग होता है, काव्य में, कहानी में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। हिंदी की उपभाषाएं और प्रमुख बोलियां। हिंदी भाषा है, उसकी उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी उपभाषा है और उसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अर्थात जो पूर्वी राज्यों में बोली जाती हैं वो हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी राज्यों में हिंदी, उसमें मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी ये बोलियां बोली जाती हैं। और राजस्थानी हिंदी जयपुरी, मेवाती, हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी ये बोलियां राजस्थानी हिंदी में आती हैं।